नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और अध्यापक अकेडमी, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस की प्रिपरेशन। तो ये हमारा वीडियो आज राजनीतिक विज्ञान पार्ट 1 है। पिछली वीडियोस में हमने क्लास 6 ज्योग्राफी और हिस्ट्री ख़त्म की थी। इन वीडियोस में हम क्लास 6 की राजनीतिक विज्ञान के नोट्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए शेयर करें ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और सभी इस चैनल के द्वारा जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं। आप इन सब लेक्चर्स की वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल अध्यापक अकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 का लिंक भी इन्हीं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है विविधता की समझ, चैप्टर नंबर 1। तो देखते हैं विविधता होती क्या है। विविधता होती है हमारे खान पान, पहनावा। सभी व्यक्तियों के पहनावा अलग अलग होते हैं। खान पान और धर्म सभी का अलग अलग होता है। और भाषा आदि के विविधता के पहलू हैं। तो विविधता में क्या क्या आते हैं? खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा। तो सीटेट में हमारा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा विविधता का उदाहरण नहीं है। तो उसमें विविधता और असमानता के बीच अंतर जानना हमारे लिए मुख्य बात हो जाती है। तो देखते हैं विविधता अभी देखी, असमानता अगली स्लाइड में देखते हैं। तो विविधता हमारे 4 पॉइंट आते हैं: खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा आदि विभिन्नता। और ये विविधता तभी तक कहलाती हैं जब तक इनके आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो ये होती है विविधता। अब देखते हैं हम असमानता। तो सीटेट में आता है कि अभी मैंने बताया था कि असमानता इनमें से कौन सी है या फिर विविधता कौन सी है। तो असमानता अधिकतर नेगेटिव वे में होती है और विविधता हमारी पॉजिटिव वे में होती है। तो चलिए देखते हैं। असमानता होती है हमारी गरीब अमीर, दूसरी जाति व्यवस्था, जैसे हम उसे कह देते हैं शूद्र है वो नीची जाति का है। तो ये सब हमारी असमानताएं होती हैं। और नेक्स्ट, धर्म के आधार पर भेदभाव। आपने नोटिस किया होगा कि धर्म इसमें भी है और धर्म विविधता में भी है। पर अगर हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो वो आ जाता है हमारा विविधता में। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस मुसलमान, हिंदू और सभीयों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो वहाँ धर्म हो गया विविधता। पर यदि हम मुसलमान और हिंदू के नाम पर लड़ते हैं या फिर उन पर भेदभाव करते हैं तो यही आ जाता है हमारा धर्म असमानता के अंदर। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो धर्म के आधार पर भेदभाव, यह सभी असमानता या गैर बराबरी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात किसी भी एक तत्व को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव करना असमानता कहलाता है। तो आप देख लीजिएगा सीटेट में जो सा भी हमारा नेगेटिव थॉट्स आ रहा हो वह असमानता का उदाहरण है। बाकी हमारी विविधता हमारे देश की एकता होती है। जैसे हमारे देश में हर तरह के धर्म, भाषा और पहनने वाले लोगों को देखा जा सकता है। तो ये हमारी देश की विविधता है। पर असमानता अलग होती है, जैसे किसी से भेदभाव करना किसी एक तत्व के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विविधता। तो देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन करते हैं। इन्हें भारत के 2 भाग लद्दाख और केरल के उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में 2 उदाहरण दिए गए हैं, लद्दाख और केरल के। तो उनके आधार पर विभिन्नताओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है लद्दाख। तो इन वीडियोस में हमने आपके लिए सारे पॉइंट टू पॉइंट बातें रखी हैं जो कि हमारी सीटेट में पूछा जाता है। तो आप इन्हें बहुत ही बारीकी से समझिएगा और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पेपर में याद नहीं रहेगा तो आप अधिकतर गलत मार्क करके आएंगे।
तो इसलिए इन वीडियोस को आप बार बार देखें और बारीकियों से समझने की कोशिश करें। तो देखते हैं लद्दाख। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है? लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में है और यह पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कौन सा इलाका है? लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है। पर कौन सा रेगिस्तानी? गर्म वाला नहीं है, बर्फ़ वाला है, जहाँ ठंड पड़ती है। तो रेगिस्तान दो तरह के हो सकते हैं, एक तो गर्म, एक ठंडा। तो लद्दाख कौन सा है? ठंडा रेगिस्तान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। तो पश्मीना ऊन कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमारे लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। तो बौद्ध धर्म किसके रास्ते तिब्बत में पहुंचा? लद्दाख धर्म, लद्दाख के रास्ते। और ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सीटेट में कई बार पूछा गया कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये लद्दाख को कहते हैं। क्यों छोटा तिब्बत कहते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ छोटे तिब्बत की और लद्दाख की संस्कृति बहुत हद तक मिलती जुलती हैं, क्योंकि आप तिब्बत और लद्दाख आपस में ही जुड़े हुए हैं, तो इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तो कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है फ्रेंड्स? तो यह है केसर सागा, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं केरल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। नेक्स्ट, यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। तो केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के मसालों, एक टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे मसाले कर लीजिएगा। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि के लिए यह व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो लद्दाख केरल में कौन कौन से मसाले मिलते हैं? लौंग, इलायची और काली मिर्च, जिनके लिए यह व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आकर्षक केंद्र बना है। नेक्स्ट, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल भारत में आए और ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है भारत में? संत थॉमस, जो कि केरल में है। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपने वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदायों की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो इब्न बतूता ने केरल के मुसलमानों के बारे में लिखा कि इन समुदायों की यहाँ पर बहुत बड़ी इज्जत थी। नेक्स्ट, चीन के व्यापारी भी केरल आए और ये इन आगे वाले तथ्य से पता चलेगा कि केरल में चीन के व्यापारी भी आए। देखते हैं। यहाँ मछली पकड़ने के जालों को चीना वल्ला कहते थे, जो चीनी नाम से मिलता है। तो मछली पकड़ने वाले जालों को क्या कहा जाता था? चीना वल्ला। और नेक्स्ट, तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे चीना चट्टी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक मिले तो इसे इग्नोर कीजिएगा। बाकी ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो आपको सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। तो इसी में ये पॉइंट दिया गया है कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में।
तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा। और ये सब कि तलने वाले को क्या कहा जाता है, चीना चट्टी, और मछली पकड़ने वाले जाल को कहा जाता है चीना वल्ला। ये चीना वल्ला और चीना चट्टी से पता चलता है कि चीनी व्यापारी भी केरल में आया करते थे। तो सीटेट में क्वेश्चन आता है कि किन तथ्यों से पता चलता है कि केरल में चीनी व्यापारी आते थे। तो ये सब आपको फैक्ट्स दे दिए होंगे, उनमें से आपको सही चुनना होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं विविधता में एकता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज़ भारत में राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। तो विविधता का एकता में अर्थ है कि जब विभिन्न धर्म के लोग किसी एक उद्देश्य या फिर भाषा के लोग एक उद्देश्य के प्रति अग्रसर होकर आगे बढ़ें तो उसे क्या कहते हैं, विविधता में एकता। ये हमारे इम्पोर्टेंट है। ये एक बुक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, तो वो है भारत की खोज। तो देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो भारत की खोज में नेहरू जी ने कौन सा विचार दिया, अनेकता में एकता। तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा कि क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में किसका विचार दिया, तो ये है अनेकता में एकता। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हमारा चैप्टर सेकंड है हमारा विविधता एवं भेदभाव। तो इस चैप्टर में हम विविधता, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के इत्यादि के बारे में जानेंगे, जो कि सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा कुछ हमारा होता नहीं है, तो कुछ मेन ही थ्योरीज़ होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, और वो सीटेट में हर बार आती हैं। तो पूर्व ग्रह भी आप अगर सीटेट की तैयारी पहले से कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेटमेंट दे देते हैं कि इनमें से कौन सा कथन पूर्व ग्रह है। तो इसमें 3-4 स्टेटमेंट होता है, फिर आपको वो छांटने होते हैं। और अब कर कैसे पाएंगे, जब आपको पता होगा कि पूर्व ग्रह किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो पूर्वग्रह का रूप ले लेते हैं, और यह अधिकतर नेगेटिव होते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में देख लें कि अरे ये तो बहुत आलसी है, और ये तो फलाना है ढिकाना है, तो वो क्या होता है, पूर्वाग्रह। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये क्या हो गया, पूर्वग्रह। क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया कि इंग्लिश ही अच्छी है, हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे, और दूसरी भाषाओं को हम नहीं पढ़ेंगे। वो हमने पढ़ के भी नहीं देखा, और हमने अंग्रेजी की तुलना में उन्हें ख़राब मान लिया, बल्कि हमने उन्हें एक बार देखा भी नहीं। तो क्या होता है, पूर्वाग्रह। अब हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बुक में दी होती है ब्रैकेट्स में, बॉक्स में, तो ख़ास ज़रूरत वाले बच्चे अर्थात विकलांग बच्चे। तो ख़ास ज़रूरतें वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, विकलांग बच्चों को क्या कहा जाता है, ख़ास ज़रूरत वाले बच्चे। ये इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो जैसे हम किसी कहते हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकती, लड़कियां रात में नहीं जा सकती, तो ये क्या होता है, ये होती है हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो चलिए देखते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, किसी खास देश, धर्म या लिंग के होने के कारण किसी को किसी से कम समझना, तो ये भी नेगेटिव ही होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम
केवल लड़के करते हैं। तो इसमें क्या झलकता है, हमारे रूढ़िबद्ध धारणा है कि हमने लिंग के आधार पर उसे बेटर मान लिया है और लड़की की तुलना में। तो देखते हैं आगे। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं, जैसे यह मानना कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियों का है, लड़कियां नहीं कर सकती। तो मतलब इसमें लड़कियों का कमज़ोर माना गया है और सभी लड़कियों को एक ही प्रकार के ढांचे में ढाल दिया गया है। या फिर ये सोच लें कि लड़कियां या फिर औरतें केवल खाना बनाने के लिए होती हैं, तो ये भी रूढ़िबद्ध धारणा है। या फिर लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती। तो उसी टाइप में आता है कि इनमें से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा है, कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कि लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, तो ये भी है। और या फिर लड़कियां रात के समय बाहर नहीं निकल सकती, ये भी है। और लड़कियां क्लास की मॉनिटर नहीं बन सकती, तो ये भी रूढ़िबद्ध धारणाओं में आता है। तो आप सीटेट में ऐसे कई सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध दोनों ही नकारात्मक होती हैं और इन दोनों से ही भेदभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ये हमारी सीटेट में एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दलित किसे कहते हैं। तो दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जातियों के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जातियों के वर्ग में रखती है। तो दलित का अर्थात होता है जिन्हें दबाया गया है और सरकार इन्हें अनुसूचित जातियों के वर्ग में रखती है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है सेकंड। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर्स करेंगे और आप सभी हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है। और आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट में बताएं अगर कुछ फीडबैक देना है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।